सर, मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। आपके बैंक से लोन चाहिए। अपने कैबिन में बैठा मैं एक ज़रूरी फाइल देख रहा था। ये स्वर सुनकर मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उस 23-24 वर्षीय युवती को देखकर ठगा सा रह गया। टाइट जीन्स, चुस्त टॉप, खुले लहराते बाल, देखने में अति सुंदर। साथ ही उसकी नीली आंखें, जिनमें न जाने कैसी कशिश और सम्मोहन था कि मैं उनके गहरे समुंदर में गोते लगाने लगा। सर, उसने कुछ जोर देकर लेकिन कोमल स्वर में कहा। तो मैं सचेत हो गया। हाँ, कहिए कैसे? जी, मेरा नाम स्वीटी है। मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। आपके बैंक से लोन चाहिए। कितना लोन चाहिए? 4 लाख रुपए। इसके लिए मुझे क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी? बहुत ही गंभीर और सधे स्वर में उसने पूछा। इसके लिए आपको अपनी किसी प्रॉपर्टी के कागजात देने होंगे। एक गारंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, वह प्रॉपर्टी मुझे देखनी भी पड़ेगी, तभी उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है सर। हमारा घर है जो कि माँ के नाम है। ऊपरी हिस्से में हम रहते हैं, नीचे के हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोलने की सोची है। आप जब चाहें हमारा घर देख सकते हैं। उसने उत्साहित स्वर में कहा। तो सर, आप कब आ रहे हैं हमारा घर देखने? उसका उत्साह, खुशी, लगन, रूप, सौंदर्य और नीली आंखें देखकर मन में आया, कह दूं कि आज शाम को ही आऊँगा। लेकिन फिर कुछ सोचकर, यानी कि मेरी छठी इंद्री ने मुझे सचेत किया कि मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और मुझे बैंक संबंधी, खास तौर से लोन संबंधी मामलों में बहुत सूझबूझ, चतुराई, सतर्कता व दूरदर्शिता से काम लेना होगा, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। बैंक में कोई भी जालसाजी या धोखाधड़ी होती है तो पहले बैंक मैनेजर पर ही शक की सुई ठहरती है, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। सर, क्या सोचने लगे आप? उसने मुझे टोका तो मैं अपनी विचार यात्रा को विराम देकर बोला, देखिए, अभी 2-4 दिन मेरे पास वक्त नहीं है, काम ज़्यादा है। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिस दिन भी फ्री होऊंगा आपको फ़ोन करके बता दूंगा। थैंक यू सर, कहते हुए उसने अपना मोबाइल नंबर बता दिया और मैंने शरारत से उसका नंबर अपने मोबाइल में ब्लू आइस नाम से सेव कर लिया। उसके जाते ही मैं फिर से उसकी नीली आंखों की गहराई में उतर गया। अपने से आधी उम्र की लड़की के बारे में सोचना मुझे गलत तो लग रहा था। मेरी बेटी भी लगभग उसी की उम्र की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नीली आंखों ने मुझ पर क्या जादू कर दिया था कि मेरा मन उसकी तरफ बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ा ही जा रहा था और मैं बेबस व असहाय सा हो गया था। शाम को घर पहुंचते ही पत्नी चाय बनाने लगी और मैं मुंह हाथ धोने लगा। गर्मा गर्म चाय का कप पकड़ाते हुए वह बोली, सुनो, अब माही के लिए लड़के देखना शुरू कर दो। पूरे 25 वर्ष की हो गई है, उसका MBA भी कंप्लीट हो गया है। जॉब जब मिलेगी तब मिलती रहेगी, लेकिन हमें तो लड़के देखने शुरू कर देने चाहिए। ये सुनकर मुझे लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पापा, आप कब आए बैंक से? मेरी बेटी ने पूछा। बस बेटा, अभी थोड़ी देर पहले। जैसे ही मैंने उसे बेटा कहा तो उस नीली आंखों वाली की तस्वीर मेरे सामने आ गई। अपने मन को हर तरह से काबू किया, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच गईं और ब्लू आइस पर उंगली का हौले से दबाव पड़ गया। हेलो, कौन? इतनी जल्दी फ़ोन उठा लेगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। संभलते हुए बोला, स्वीटी जी, मैं बैंक मैनेजर दीपक बोल रहा हूँ। असल में मैं कल शाम को फ्री हूँ, अगर आप चाहें तो अपना घर दिखा सकती हैं। ज़रूर सर, वह चेक कर बोली। ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा लोन पास हो जाए और मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना पूरा हो जाए। तो ठीक है, आप कल शाम को 6 बजे बैंक आ जाना, मैं आपके साथ चलूँगा। किसके साथ चलोगे और कहाँ चलोगे? पत्नी ने पूछा। उसका इस तरह पूछना मुझे लगा जैसे उसने किसी शुभ काम में टोक लगा दी है। सो झुंझलाकर बोला, कल बैंक के बाद एक पार्टी के साथ विजिट के लिए जाना है, कहीं मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहा। आप तो बेवजह नाराज़ हो गए। और हाँ, अकेले मत जाना, साथ में किसी सहकर्मी को ले जाना। ज़माना ठीक नहीं है, एक से भले दो रहते हैं। वह मुझे एक बच्चे की तरह समझाती हुई बोली। उसकी इस नसीहत से मेरा पारा और चढ़ गया। हद करती हो तुम। बैंक मैनेजर हूँ, अनुभव है मुझे, पहचान है आदमी की, कौन भला है कौन बुरा। और मेरी किसी से रंजिश या दुश्मनी थोड़ी है जो कोई मुझे नुकसान पहुँचाएगा। आपको कुछ बताना और राय देना बेकार है। आप तो अपने काम के प्रति
पूरी तरह समर्पित ईमानदार बैंक मैनेजर हो। आप जिस संस्था का नमक खाते हो उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन कोई बाहर वाला नहीं। किसी केस में आपने ना नुक्कड़ की या अपनी असंतुष्टता व असहमति दर्शाई तो सामने वाला आपको प्रलोभन देगा ही, और आप पूरी कठोरता से उस निम्न प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे। ऐसे में वह आपकी इस बात व व्यवहार से चिढ़ जाए, वह आपको अपना दुश्मन मान ले, तब यही सोचकर डर लगता है, और फिर घर में जवान बेटी है तो ये डर और सताने लगता है। अब आप ही बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? पूनम, रिलैक्स यार, मैं बैंक की नौकरी 30 वर्षों से कर रहा हूँ, कभी झंझटों या गलत कामों में नहीं फंसा, क्योंकि मैं अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर काम को पूरी स्पष्टता, सत्यता, पारदर्शिता और ईमानदारी से करता हूँ, और अपने सामने वाले को पहली मुलाकात में ही अपने व्यवहार, स्वभाव व कार्यशैली से ये दर्शा देता हूँ कि मैं गलत नीति और गलत आचरण वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इज्जत से नौकरी की है, रिटायरमेंट भी पूरे सम्मान के साथ लूँगा। बस आपकी इसी गांधीवादी विचारधारा पर तो फिदा हूँ मैं, कहती हुई वह शरारत से लिपट गई। जल्द ही वह गहरी नींद की आगोश में समा गई, लेकिन आज नींद मुझसे कोसों दूर थी, या यूं कहिए नींद मुझसे रूठकर रात्रि जागरण करवाने पर तुली थी। शायद पूनम सही कहती है, औरतों की बातें सलाह पुरुषों को हमेशा गलत लगती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वह भी सही होती हैं। पूनम का डर जायज़ है। आजकल लोग छोटी सी बात पर ही रंजिश पैदा कर लेते हैं। माना कि मैं बहुत होशियार व समझदार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे और ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। सुबह आंख देर से खुली। पूनम ने नाश्ता तैयार कर दिया था और लंच की तैयारी में जुटी थी। फ्रेश होकर आया तो मोबाइल धनधना उठा। स्क्रीन पर ब्लू आइज देखकर मन सुहावने मौसम की तरह मदमस्त हो गया। हेलो सर, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। आज शाम को आप मेरे घर आ रहे हैं ना? तो प्लीज़ सर, डिनर मेरे यहाँ ही कीजिएगा। मेरी नानी कहती थी कि मैं खीर बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, इसलिए प्लीज़। निवेदन भरे मीठे स्वर में उसका आग्रह ना ठुकरा सका मैं। ठीक है, मैं डिनर आपके यहाँ ही कर लूँगा। कहाँ डिनर कर लेंगे आप? कहते हुए पूनम ने कॉफ़ी का मग मेरे सामने बढ़ा दिया। जब भी कोई अच्छी शुरुआत करने की सोचो, ये ज़रूर बीच में आ टपकती है। औरत है या बिन मौसम बरसात, मन ही मन कुड़ गया मैं, क्योंकि मैं नीली आँखों वाली के साथ डिनर और खीर का आनंद लेने की सोच रहा था। क्या सोचने लगे? और मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। सोच रहा हूँ आज शाम मुंबई के लिए उड़ जाऊँ और वहाँ किसी नीली आँखों वाली हीरोइन के साथ डिनर करूँ। अपनी खीज और कुढ़न को हास्य परिहास से पेश कर दिया। ये सुनकर वह खुलकर हंस पड़ी। इस उम्र में कोई भूरी, काली, पीली, हरी और नीली आँखों वाली घास भी न डालेगी आपको। डिनर तो बहुत दूर की बात है, उसने भी मेरी तरह व्यंग से जवाब दिया। छोड़ो भी ये हंसी मजाक, मैं आज डिनर बाहर ही करूँगा, एक पार्टी के साथ उसके घर पर ही। बहुत आग्रह किया है उसने, इसलिए मना ना कर सका। अपना टिफ़िन हाथ में लेते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोला मैं। ये पार्टी जानकारी की है या अपरिचित? उसने फिर जासूसी की। बस एक बार बैंक में लोन के सिलसिले में मुलाकात हुई है। इस बार सच बोला तो आप उनके यहाँ डिनर मत करो। जब तक जान पहचान गहरी ना हो तो किसी के यहाँ डिनर पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने चिढ़कर पूछा। ज़माना ठीक नहीं है। अपना काम निकलवाने के लिए सामने वाला आपके खाने में कुछ ऐसा वैसा मिला दे और आपको अपने वश में कर ले कि कुछ आपसे गलत काम करा बैठे तो? उसने चिंता व्यक्त की। अब मेरा क्रोध 7वें आसमान पर था। ज़माना तो ठीक है, लेकिन तुम मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, तभी तो ऐसे वाहियात विचार तुम्हारे मन में आते रहते हैं। खाने में कुछ मिलाकर वश में करने की बात तुम्हें बताई किसने? इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये अंधविश्वास मेरी तो समझ से परे है। अगर खिलाने पिलाने से, वश में करने से नुस्खे कामयाब होते तो आज हर सास अपनी बहू की गुलाम होती, पति अपनी पत्नी का सेवक और हर बॉस अपने मातहतों के हाथों की कठपुतली बन जाता। पूनम, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये सब पाखंडी बाबाओं और मौलवियों के पैसा कमाने के साधन हैं। वह अपनी दुकानें चलाने के लिए अपने एजेंटों को ग्राहक फंसाने का काम सौंपते हैं। सबका अपना अपना कमीशन होता है। अपने दिमाग का ना तो इस्तेमाल करने वाली जनता से ही इनका खुराफाती बिजनेस फल फूल रहा है। क्रोध और झुंझलाहट से बड़बड़ाता हुआ मैं बाहर आ गया और स्कूटी स्टार्ट करके बैंक के लिए चल पड़ा। पूनम की बेतुकी बातों से मूड चौपट हो चुका था। बैंक में घुसते ही केबिन में रखा लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। जोनल ऑफिस से आने वाला बैंक में इस समय
का नियमित फ़ोन था। मैंने हेलो, गुड मॉर्निंग सर कहा और उधर से भी हेलो हुई। थोड़ी औपचारिक बातें हुई और मेरी बैंक उपस्थिति दर्ज हो गई। मैं अपने कार में लग गया, तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर ब्लू आइज देखकर लगा अब मूड ऑन हो जाएगा। सर, आज शाम को तुम्हारे घर चलूँगा और डिनर भी करूँगा। उसकी पूरी बात सुने बिना मैं बोल पड़ा। लेकिन सर आज? उसके घबराए स्वर को भांपकर मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सर, आज सुबह ही मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वह अस्पताल में भर्ती हैं। कहती हुई वह लगभग रो पड़ी। कौन से अस्पताल में है? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही फ़ोन कट गया। मेरे मिलाने पर वह उठा नहीं रही थी। शायद अस्पताल में परेशान और व्यस्त होगी, ये सोचकर मैंने फिर फ़ोन नहीं किया। शाम को भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। 2 दिनों से उसे लगातार फ़ोन करता रहा, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही मिला। तीसरे दिन रविवार को उसका फ़ोन आया। मन आशंकित हो उठा, न जाने कैसी खबर हो। सर, कमाल हो तुम भी। मैं लगातार 2 दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ और तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने लगभग डांटते हुए अधिकारपूर्वक उससे कहा, लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे आत्मग्लानि हुई कि मैंने उसकी माँ की तबीयत के विषय में नहीं पूछा। धीरे से बोला, सॉरी स्वीटी, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मम्मी ठीक नहीं है सर। अस्पताल में दौड़ धूप व उनकी देखभाल में इतनी व्यस्त रही कि मोबाइल चार्ज करना ही भूल गई। और हमारा अपना है ही कौन जो मेरे फ़ोन पर मेरी मम्मी का हाल पूछता। इस शहर में थोड़े समय पहले ही तो शिफ्ट हुई हैं हम माँ बेटी। क्या तुम लोग अभी थोड़े वक्त पहले ही शिफ्ट हुई हो इस शहर में, और इतनी जल्दी खुद का मकान भी ले लिया जिसके आधार पर तुम बैंक से लोन लेना चाहती हो? ऐसे नाजुक मौके पर भी मैंने अपना बैंक वाला दिमाग दौड़ा लिया। मन में सोचा, मुझे बेवकूफ़ समझ रही है कल की लड़की, सोच रही है अपने नाम की तरह ही मीठी बातों से फंसा कर मुझसे लोन पास करवा लेगी। सर, बात थोड़ी गंभीर है, फ़ोन पर नहीं बता सकती। मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मेरे घर आएंगे तो मेरी मम्मी से भी मिल लेंगे और मैं आपको अपनी बात खुलकर बता सकूंगी। मैं अपने घर का पता आपको अभी एसएमएस करती हूँ। जल्द ही उसके पते का एसएमएस भी आ गया। उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था। एक बार को लगा कहीं ये नीली आंखों वाली अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आखिर मेरी उससे पहचान ही कितनी है। फिर अंदर से आवाज़ आई, इंसानियत के नाते बीमार को देखने जाना चाहिए। शायद वास्तव में उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। पूनम को भी साथ ले जाऊँगा। लेकिन दूसरे ही पल ख्याल आया, अगर पूनम को साथ ले गया तो मामला और पेचीदा हो सकता है। सुंदर और जवान लड़की को देखकर कहीं वह मेरे और उसके संबंधों को लेकर कोई गलत धारणा न बना ले और मुझ पर अधिक निगाह रखने लगे। हो सकता है मेरी जासूसी भी करे। आफत मेरी ही आएगी। इसलिए उसे साथ ले जाने का विचार त्याग दिया और उसके घर जाने के लिए खुद को पूरी तरह से सतर्क व चौकन्ना कर लिया। पूनम से कह दिया कि विजिट के लिए एक पार्टी के साथ जा रहा हूँ। उसका घर ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, काफ़ी वक्त लग गया, जबकि लगातार उससे मोबाइल पर घर की सिचुएशन पूछता रहा था। वह मुझे अपने घर के दरवाजे पर ही मिल गई, बेहद तनावग्रस्त, चिंतित और दुखी लगी। मुझे देखकर भरे स्वर में बोली, थैंक यू सर, प्लीज़ आइए, कहती हुई मुझे अंदर ले गई, जहाँ एक छोटे से कमरे में उसकी बीमार माँ लेटी थी। लगभग 55 वर्षीय एक महिला पलंग पर लेटी थी। मुझे देखकर वह उठने का प्रयास करने लगी। मैंने रोक दिया, प्लीज़ आप लेटी रहिए। मम्मी, ये बैंक मैनेजर दीपक जी हैं। अपने ब्यूटी पार्लर के लिए मैं लोन के सिलसिले में इनसे मिली थी। दीपक जी, प्लीज़ आप इसके ब्यूटी पार्लर के लिए लोन पास करवा दीजिए, जिससे ये आत्मनिर्भर हो जाए। कमज़ोर स्वर में जब वह बोली तो स्वीटी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, प्लीज़ मम्मी, आप बोलिए मत, मैं बात कर लूँगी दीपक जी से। सर, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? स्वीटी ने पूछा तो मैंने कहा, जी मैं यहाँ चाय या कॉफ़ी पीने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ को देखने आया हूँ। अब उनकी तबीयत कैसी है, उन्हें हुआ क्या है? मेरे ये पूछने पर वह असहज हो गई। फिर अपनी माँ को दवाई खिलाती हुई बोली, मम्मी आप ये दवाई खाकर आराम करो, मैं दीपक जी को अपना घर दिखाती हूँ, इसी के आधार पर हमें लोन मिलेगा। मुझे उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। इसकी माँ की तबीयत खराब है और इसे लोन की पड़ी है। वह मुझे ऊपर एक कमरे में ले गई जो बहुत ही कलात्मक ढंग से सजा था और वहाँ सिर्फ एक बेड पड़ा था। बेड के अलावा वहाँ बैठने के लिए कोई कुर्सी या स्टूल ना था, लिहाजा मुझे सकुचाते हुए उसी बेड पर बैठना पड़ा। सॉरी सर, मैं मम्मी के सामने आपको कुछ बता नहीं सकती थी, इसलिए आपको ऊपर लेकर आई हूँ। इस समय मैंने उन्हें वह दवाई दी है जिससे उन्हें गहरी नींद आ जाएगी। ये सुनकर मेरी
घिघी बंद गई। आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है? सर, हम लोग मानगढ़ के नहीं बल्कि आगरा के हैं। वहाँ हमारा छोटा सा सकुशल परिवार था। मैं, मेरी मम्मी नीता और पापा संजय। पापा ताजमहल में गाइड थे। उनके सपने बहुत ऊंचे थे। वे विदेश जाकर खूब पैसा कमाना चाहते थे। उनकी इस चाहत और सपने को पूरा किया अमेरिका की एनी ने, जो ताजमहल घूमते वक्त अपने गाइड की नीली आंखों की गहराई में इस कदर डूब गई कि उन्हें अपना बनाकर ही दम लिया। वह बहुत अमीर थी। पापा यही तो चाहते थे। मम्मी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मेरा हवाला दिया, लेकिन पापा नहीं पिघले। एनी ने हम माँ बेटी को 16 लाख रुपए दिए, या यूँ कहो हमारे पापा की कीमत हमें दे दी। वह 16 लाख रुपए पाकर भी हम गरीब थे, क्योंकि हमारे पापा हमारे पास नहीं थे। औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद पापा उसके साथ अमेरिका चले गए, हमेशा के लिए। हम माँ बेटी ने आगरा शहर छोड़ने का मन बना लिया। जिस प्रेम के प्रतीक ताजमहल की वजह से हमारा घर संसार चलता था, हम सब मोहब्बत से रहते थे, उसी की वजह से हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। क्योंकि हमारी दुनिया थे हमारे पापा। उन्होंने हमें बेशक भुला दिया था, लेकिन हम उन्हें नहीं भुला सके थे। इसलिए हम आगरा में रहना ही नहीं चाहते थे। हम मानगढ़ आ गए। बरसों पहले जब नाना जी की पोस्टिंग मानगढ़ में थी, तब मम्मी यहाँ रही थी, इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना। हम किराए के मकान में रहने लगे। हमें लगा ये 16 लाख रुपए धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमने एक ब्रोकर की मदद से 11 लाख रुपए का ये छोटा सा घर ले लिया। 1.5 लाख रुपए में घर का ज़रूरी सामान खरीद लिया। 3 लाख रुपए मेरी शादी के लिए मम्मी ने गहने खरीद लिए और बाकी 50,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। माँ ने घर का खर्चा चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली और ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। मैं कॉलेज के बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने लगी। इस कार में मैं पारंगत हो गई, तो सोचा क्यों न घर के नीचे वाले हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। कमाई अच्छी होगी, घर में भी रहूँगी। लेकिन मम्मी पापा की बेवफाई सह ना सकी और दिल की मरीज हो गई। उन्हें अटैक पड़ा तो एंजियोग्राफी से पता चला उनकी 2 आर्टरीज ब्लॉक है। डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी के लिए बोला है। इसका खर्चा लगभग 2-3 लाख रुपए तो हो गए। बस इसी वजह से परेशान हूँ कि इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे मैनेज करूँ। ये सब मम्मी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती। मेरे दिमाग ने सचेत किया, इसके झांसे में मत आना, हो सकता है ये सब मनगढ़ंत कहानी हो। मैं बोला, स्वीटी, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैं चाहती हूँ अगर आप किसी भी तरह 3 लाख रुपए का इंतज़ाम करवा दें तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। 50,000 रुपये मैं अपने अकाउंट से निकाल लूँगी। आशा भरी नज़रों से उसने मुझे ताकते हुए कहा, लेकिन मैं अंदर से मजबूत था और उसकी भावनाओं के जाल में फंसने वाला नहीं था। स्वीटी जी, 3 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। 10-20 हज़ार रुपये की रकम होती तो मैं अभी दे देता। 3 लाख रुपए तो मेरे खाते में भी नहीं हैं। मैंने झूठ बोला, हालांकि मैं जानता था कि उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बैंक मैनेजर के खाते में 3 लाख रुपए नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सर, मैं आपसे पैसा नहीं बल्कि सहयोग मांग रही हूँ। आप मेरे गहने गिरवी रखवा कर पैसा दिलवा दें, क्योंकि ऐसा काम कोई भरोसेमंद इंसान ही कर सकता है। तुम मुझ पर किस आधार पर विश्वास कर रही हो? तुम तो सिर्फ एक बार ही मुझसे मिली हो। उम्र भले ही कम हो मेरी, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे इतना परिपक्व कर दिया है कि इंसान की नीयत और फितरत को पहचानने में कभी गलती नहीं करती हूँ। आत्मविश्वास से भरे स्वर में वह बोली। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मुस्कुराकर बोला, ज़रा मेरी नीयत और फितरत तो बताओ। सर, आप परीक्षा ले रहे हैं मेरी, लेकिन मैं सच ज़रूर बताऊंगी। मैं मनी मन थोड़ा डर गया, पता नहीं मेरे बारे में क्या बताए, लेकिन मैं हंसकर बोला, हाँ हाँ बताओ, ज़रा मैं भी तो सुनूं मेरे बारे में क्या धारणा है तुम्हारी। आप बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हैं, लेकिन मुझे लेकर आप थोड़ा आशंकित व भयभीत हैं। कहीं मैं आपके साथ फ्रॉड या धोखा ना कर दूं। हालांकि वह सच कह रही थी, लेकिन मैंने कहा, नहीं स्वीटी, तुम गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, आप अपनी जगह ठीक हैं। 3 लाख रुपए की रकम कोई छोटी मोटी तो है नहीं जो किसी अजनबी को दे दी जाए। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी हिचकिचाती, लेकिन आप मेरे गहने ले जाइए और अपने किसी परिचित व विश्वसनीय सुनार से उनकी जांच करवा लीजिए और फिर पैसा दिलवा दीजिए। मैं मम्मी की जल्दी से जल्दी एंजियोप्लास्टी कराना चाहती हूँ।
मैंने मन में सोचा, जब ये लड़की अपने कीमती गहने मुझे सौंप रही है सिर्फ मुझ पर विश्वास करके, तो इंसानियत के नाते मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक खास परिचित ज्वेलर है, वह ये काम भी करता है। मैं अभी उससे पर बात करके देखता हूँ। सर, अगर पैसा आज ही मिल जाए तो बेहतर होगा। कल सुबह ही टैक्सी करके मम्मी को दिल्ली ले जाऊंगी। मैंने ज्वेलर से बात की तो उसने हाँ कर दी। मैंने स्वीटी से पूछा, महीने गहने घर पर हैं या लॉकर में? मैंने कल ही गहने और कैश लॉकर से निकाल लिए थे, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। कहती हुई वह एक बैग ले आई और सारे गहने दिखा दिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने ज्वेलर को टाइम दिया है। मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर, आप हो तो सही। नहीं स्वीटी, तुम्हें चलना पड़ेगा। गहने कितने वज़न के हैं, कितने रुपए के हैं, लिखा पढ़ी रसीद, बहुत कुछ होता है। जल्दी चलो और अपनी माँ को भी बता दो। सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, प्लीज़ आप जल्दी जाइए। स्वीटी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। उस ज्वेलर को इन गहनों के बारे में क्या बताऊंगा? तुम साथ होगी तो मुश्किल नहीं होगी। कह देना एक दूर की रिश्तेदार के हैं, बीमारी की वजह से आने में असमर्थ है। कहती हुई वह मुस्कुरा पड़ी। मन में आया, कह दूं कि तुम दूर की नहीं, मेरे दिल की रिश्तेदार हो। गहनों का बैग लेकर मैं तुरंत निकल पड़ा। इस दौरान पूनम के 50 फ़ोन आए, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किए, हर बार काट दिए। रास्ते में फिर फ़ोन बजा, मुझे पता था कि उसी का होगा। सुबह का निकला और लगभग शाम हो चली। चिंता तो कर रही होगी, इसलिए स्कूटी साइड में रोककर बात की। अरे, सुबह से कहाँ हो आप? एक कप चाय पीकर निकले हो, फ़ोन करना तो दूर मेरा फ़ोन भी काट रहे हो। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं हो? वह घबराए और आशंकित स्वर में बोली, नहीं भगवान, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ, बस हुआ यूँ, मैं जिस पार्टी के साथ था उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो मानवता के नाते मैं उसके साथ अस्पताल में हूँ। तुम परेशान मत हो। बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए मैंने उसे आश्वस्त कर दिया। ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचकर जैसे ही गहनों का बैग खोला तो ज्वेलर शरारत से मुस्कुराकर बोला, बैंक मैनेजर साहब, किसका लॉकर तोड़ दिया? अरे यार, बात यह है कि जुए में बुरी तरह हार कर भाभी के गहने चुरा लाए हो। लेकिन याद रखो दोस्त, जैसे ही भाभी को पता चलेगा वह तुम्हें रुई की तरह धुन देंगी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह फिर शरारत पर उतर आया था। अरे भाई, ये मस्त मजाक छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं जो बहुत बीमार है, उन्हें तुरंत दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाना है जहां उनका ऑपरेशन होना है। ये गहने उन्हीं के हैं, उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। इनकी जल्दी से जांच कर लो कि असली हैं या नकली। अगर असली हैं तो इन्हें गिरवी रखकर कितना पैसा मिल जाएगा? वह शीघ्र ही गहनों की शुद्धता की जांच करने लगा और बोला, गुरु, शुद्ध खालिस सोने के हैं, क्या कीमत होगी इनकी? उसने जल्द ही गहनों को तौल कर बताया, लगभग 3 लाख रुपए के हैं। मैं पूरे 3 लाख रुपए दे दूंगा, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद बीमार के लिए चाहिए और आप मेरे खास परिचित भी हो। उसने गहनों की लिखा पढ़ी लिस्ट, रसीद, सब कुछ देते हुए पूरे 3 लाख रुपए भी दे दिए। रुपए लेकर निकला तो बाहर गहरा अंधेरा हो गया था। मैंने स्कूटी स्वीटी के घर की तरफ दौड़ा दी, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया, क्योंकि मुझे पता था पूनम बार बार फ़ोन करेगी। घर जाकर कह दूंगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। उसके घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे जल्दी से ऊपर कमरे में ले गई। सर, काम बना? हाँ हाँ, बन गया। पूरे 3 लाख रुपए हैं, गिन लो। कहते हुए मैंने उसे नोटों का बैग थमा दिया। थैंक यू सर, कहती हुई वह भावावेश में मुझसे कसकर लिपट गई। मैं हक्का बक्का रह गया। ये अप्रत्याशित स्थिति मेरे लिए अकल्पनीय थी, इसके लिए मैं तैयार न था। फिर भी मैंने उसे कसकर चिपका लिया। वह मेरी बाहों में थी, उसने कोई विरोध नहीं किया। मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो उसने रोक दिया। प्लीज़ सर, आज नहीं, फिर कभी, जब आप चाहें, कहती हुई उसने खुद को अलग कर लिया और मैं हड़बड़ाकर संभल गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दिल्ली पहुँचते ही अपनी माँ की तबीयत के बारे में फ़ोन करके ज़रूर बताती रहना। अगर तुम कहो तो मैं सुबह तुम्हारे साथ दिल्ली चलूँ। अपनापन और आत्मीयता दर्शाते हुए मैंने कहा, नहीं सर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। एनजीओ प्लास्टिक के बाद मैं किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके गहने छुड़ा लूँगी। मैं नहीं चाहती कि मम्मी को गहनों के बारे में कुछ पता चले। मैं उसके घर से निकला तो घर पहुँचते पहुँचते 11 बज चुके थे। पूनम हैरान परेशान थी। मुझे देखते ही उसकी सांस में सांस आई। मेरी तो जान ही निकल गई थी, और ऊपर से आपका मोबाइल स्विच ऑफ, और फिर ज़माना भी ठीक नहीं है। उसके आगे कुछ और बोलने से पहले मैंने कहा तो वह मुस्कुरा पड़ी। हाँ, सच ही तो कहती हूँ कि ज़माना ठीक नहीं है। चलो अब जल्दी से चेंज करो, मैं खाना गर्म करती हूँ। कहती हुई वह रसोई में चली गई। उसने खाना लगा दिया, लेकिन मेरा मन खाने में नहीं,
बल्कि उस नीली आंखों वाली में लगा था। आज कितना अच्छा मौका हाथ से फिसल गया। मुझे खौफ तो हुई, चलो फिर भी सही, उसने ऑफर तो कर ही दिया है, सोचकर मन में गुदगुदी सी हो गई। अगले दिन दूसरे दिन मैं बैंक गया। मन खुशगवार था। शाम को ही उसका फ़ोन आ गया। सर, मम्मी की एंजियोप्लास्टी हो गई है, वे अब ठीक हैं, 2 दिन यहीं रहना पड़ेगा, तीसरे दिन आ जाएंगे। इन 2 दिनों फ़ोन पर हमारी नियमित बातें होती रहीं। ऐसा लगा जैसे हमारा परिचय पुराना है। जब वह लोग मानगढ़ वापस आए तो मैं उसकी माँ को देखने उसके घर गया। माँ को देखने का तो मात्र बहाना था। उसकी माँ ने मेरा आभार प्रकट किया। दीपक जी, आपने 3 लाख रुपए हमें वक्त ज़रूरत पर उधार देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम जल्दी से जल्दी आपके रुपए लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, जब व्यवस्था बन जाए तब दे देना, मैंने संतावना दी। उस रोज़ पहली बार मैंने उसके घर में चाय पी। दूसरे दिन भी उसने फ़ोन पर हल्की फुल्की औपचारिक बातें हुई। तीसरे दिन सुबह ही उसका फ़ोन आया। सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या कोई लॉटरी खुल गई है? मैंने चुटकी ली। हाँ सर, हमारे समय की लॉटरी खुल गई है। साफ साफ बताओ, आखिर माजरा क्या है? सर, फ़ोन पर नहीं बता सकती। आज शाम 6 बजे आप मुझसे निगम पॉइंट की कॉफ़ी हाउस में मिलो। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आया। घर पर क्यों नहीं? सर, खबर ही कुछ ऐसी है। मम्मी की अभी एंजियोप्लास्टी हुई है। सुनकर वह खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी तकलीफ़ हो। उसका जवाब सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। बैंक की ड्यूटी करने के बाद मैं कॉफ़ी हाउस पहुंच गया। वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। सच में, जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसके चेहरे का नूर बढ़ जाता है। वह पहले से अधिक हसीन और जवान नज़र आ रही थी। उसे देखकर लगा शायद आज मेरी हसरत पूरी हो जाएगी। सर, प्लीज़ बैठिए, कहती हुई उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया। क्या बात है स्वीटी, आज तो तुम कोयल की तरह चहक रही हो, मैंने शरारती लहजे में कहा। आज खुशी ही ऐसी मिली है कि मैं कोयल की तरह चहक रही हूँ और मोरनी की तरह नाच रही हूँ। बताओ तो सही, या यूं ही चहकती रहोगी? सर, कल पापा का फ़ोन आया था। क्या? मैं अचानक चौंक पड़ा। लेकिन उन्होंने तो तुम दोनों से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। हाँ, ये सच है, लेकिन पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब मैं पैदा हुई थी उनकी तरह मेरी भी नीली आंखें थी। मम्मी को बताए बगैर हम बाप बेटी फ़ोन पर बात करते रहते थे। मैंने उन्हें मम्मी की तबीयत के विषय में नहीं बताया था, लेकिन कल उन्होंने बेचैनी भरे स्वर में पूछा, स्वीटी, नीता कैसी है? सपने में मैंने उसे बहुत तकलीफ़ में देखा है। मैं कुछ छिपा न सकी और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने तुरंत अपने किसी भारतीय मित्र से कहकर मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए डलवा दिए और बोले, बेटा, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे और एनी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। उससे तलाक लेकर तुरंत भारत आ जाऊंगा, फिर हम सब साथ रहेंगे पहले की तरह। मैंने पैसा भी खूब कमा लिया है। वह अपने पर्स में से नोटों की गड्डियाँ निकाल कर मुझे देती हुई बोली, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं, आप मेरे गहने ले आइए। नोटों की गड्डियाँ मेरे हाथ में थीं। समस्या ये थी कि इन्हें रखूँ कहाँ। मुझे उलझन में देखकर वह बोली, काउंटर से एक कैरी बैग लेकर आती हूँ। उसके जाते ही मैंने तुरंत नोटों की गड्डियों को अच्छी तरह उलट पुलट कर देखा और खुद को आश्वस्त कर लिया कि वह असली ही हैं। पूरे 3 लाख हैं। रुपए लेकर ज्वेलर के यहाँ जाने लगा तो सोचा यहाँ से उसकी दुकान दूर है, रात का समय है, कल लंच टाइम में उसको पैसा दे आऊँगा और गहने लेकर बैंक के बाद शाम को स्वीटी के घर दे आऊँगा। पैसों के विषय में पूनम से कह दूंगा कि एक परिचित के हैं, बैंक में जमा कराने के लिए आए थे, लेकिन देरी की वजह से जमा ना हो सके, कल जमा कर दूंगा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। पूनम गुस्से में बैठी थी। मैं जानता था कि देर से आने की वजह से वह गुस्सा है। मैंने उसे मनाने के उद्देश्य से कहा, मानता हूँ ज़माना ठीक नहीं है, लेकिन एक पार्टी के साथ मीटिंग में इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हें फ़ोन भी ना कर सका। आपकी पार्टी तो बहुत खूबसूरत होती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सकपका गया। ईमानदार बैंक मैनेजर साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने एक लड़की को लोन दिलाने के एवज में रिश्वत ली है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है।
तो फिर इस कैरी बैग में क्या है? इसमें तो एक परिचित के पैसे हैं, कल बैंक में जमा कराने हैं। आज वे देर से आए थे। अब आप एक झूठ छिपाने के लिए और झूठ मत बोलो। वह बेचारी तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, इसलिए आपके बैंक से लोन लेना चाहती थी और आपने उसका लोन पास करवाने के लिए रिश्वत ली। उस वक्त कहाँ सैर करने चले गए थे आपके गांधीवादी विचार? तुमसे किसने कहा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, निगम पॉइंट के कॉफ़ी हाउस में। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। पूनम गुस्से की वजह से सोफे पर लेट गई। उसने खाना तो दूर, चाय पानी तक का ना पूछा। मैं सिर पकड़कर बैठ गया था। आखिर पूनम को खबर किसने की? तभी व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया जिसमें मेरी और स्वीटी की वही प्रणत दृश्य वाला क्लिपिंग थी जो उसके घर पर क्षणिक आवेश में हुआ था। अभी मैं ये देख ही रहा था कि व्हाट्सएप पर वह फ़ोटो भी आ गए जिनमें सब मुझे नोटों की गड्डियाँ दे रही है। मैं सन्न रह गया। तो ये सब करतूत स्वीटी की है। गुस्से में मैं उसे फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उससे पहले एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। सर, आपने व्हाट्सएप पर वीडियो और फ़ोटो तो देख लिए हैं। इन्हें डिलीट करने के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। अपना अकाउंट नंबर आपको मैसेज कर दूंगी। कहकर फ़ोन कट गया। ये आवाज़ तो स्वीटी की नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये करतूत उसी की है। मुझे खुद पर गुस्सा आया। इतनी सावधानी, सतर्कता और चतुराई बरतने के बावजूद मैं उस फ्रॉड लड़की के जाल में फंस गया। इधर पूनम की नज़रों में भी गिर गया। ना घर का ना घाट का जैसी स्थिति हो गई मेरी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। रोता देखकर शायद पूनम को मुझ पर तरस आ गया। आकर बोली, मैं कहती थी ना, ज़माना ठीक नहीं है। ये सुनकर आप हंसते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आपको इस तरह रोता देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेकसूर हो, आपको फंसाया गया है। प्लीज़ मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। पूनम, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं निगम पॉइंट के कॉफ़ी हाउस में हूँ? शाम को 4 बजे के लगभग एक लड़की का फ़ोन आया था। उसी ने बताया और मुझे कॉफ़ी हाउस पहुँचने को कहा था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ज़रूर वह लड़की झूठ बोल रही है। फिर मन में लगा, कभी कभी जब हम किसी पर अपने से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वही उसके भरोसे को तोड़ भी देता है। इसलिए सोचा, जाने में क्या हर्ज है। पूनम, मैं अपनी एक क्षणिक कमजोरी की वजह से बुरी तरह फंस गया हूँ, कहता हुआ उससे लिपटकर फपक कर रो पड़ा। पहली बार बैंक में स्वीटी से मिलने से लेकर कॉफ़ी हाउस तक के पूरे घटनाक्रम को मैंने साफ साफ बता दिया। अब वह चालाक लड़की मुझे ब्लैकमेल करके 20 लाख रुपए अकाउंट में डालने को कह रही है। उसके खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अंतरंग क्षणों का वीडियो और उससे नोटों की गड्डियाँ लेते हुए फ़ोटो हैं। मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। लगता है ये सब पूर्व नियोजित ढंग से रची हुई साजिश है, जिसमें वह लड़की अकेली नहीं, कोई और भी शामिल है। पूरी कहानी सुनने के बाद पूनम बोली, हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? उसे फ़ोन लगाता हूं तो स्विच ऑफ आता है। आप कुछ मत करो, शांत बैठो। तुम पागल हो गई हो? अगर उसके अकाउंट में पैसा ना डाला तो वह वीडियो और फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे। वह सिरफिरी लड़की जोनल ऑफिस में मेरे खिलाफ शिकायत भी कर देगी, क्योंकि उसके पास सबूत है। नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, साथ ही जेल की हवा और बदनामी अलग। हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? जब वह वीडियो मेरी बेटी देखेगी तो मैं कहाँ मुँह छुपाऊँगा? मैं रुआसा हो उठा। वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। 20 लाख रुपए की रकम कोई मामूली नहीं होती। उसको आपकी बदनामी से ज़्यादा रकम प्यारी है। अकाउंट में पैसा न आने पर वह आपसे संपर्क ज़रूर करेगी। पूनम, ये बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मान लो उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया और उसने वह सब कुछ डिलीट ना किया तो, और आगे भी ब्लैकमेल करती रही तब? पूनम बात तो ठीक कह रही थी। मैंने बैंक से 2 दिनों की छुट्टी ले ली और सांस थामे स्वीटी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। पूनम की भविष्यवाणी सच साबित हुई। दूसरे दिन रात को उसका फ़ोन आ गया। सर, आपने मेरा काम नहीं किया। स्पीकर ऑन था। स्वीटी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? सर, क्या कह रहे हैं आप? मैंने धोखा किया है आपके साथ? ये तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपने ही तो मेरा लोन पास करवाने के लिए पैसे की मांग की थी, और इसके लिए आपने मुझे निगम पॉइंट के कॉफ़ी हाउस में बुलाया था और मैंने आपको पैसे भी दे दिया, लेकिन आपने मेरा काम नहीं किया। प्लीज़ मुझे 2 दिनों का समय दो, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया।
बहुत शातिर दिमाग लड़की है। फ़ोन पर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उसका कोई क्लू पकड़ा जाए। जानती है, आजकल फ़ोन पर कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो रिकॉर्डिंग के ज़रिए खेल ख़त्म हो सकता है। ये बात पूनम सच कह रही थी। तीसरे दिन सुबह ही उसका फ़ोन आ गया। सर, 2 दिन हो गए लेकिन आपने मेरा काम नहीं किया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? वह तो मैं तुम्हें मिलने पर ही बताऊँगा। ठीक है, लेकिन मिलने की जगह मैं बताऊँगी। बस एक गुजारिश है कि आप कुछ ऐसा वैसा मत करना, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपकी अमानत नहीं। मैं कुछ नहीं करूँगा और अकेला ही आऊँगा। तो ठीक है, आज शाम 4 बजे रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर के पास हमारी मुलाकात होगी। ये सुनकर मुझे और पूनम को आश्चर्य हुआ कि भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर बुला रही है। हम तो सोच रहे थे फिल्मों की तरह किसी सुनसान जगह पर बुलाएगी। इतने चिंतित माहौल में भी हम पति पत्नी मुस्कुरा पड़े। पूनम, हमने उसे बोल तो दिया है, लेकिन उससे बात क्या करनी है? कुछ नहीं, बिल्कुल चुप रहना, सिर्फ उसकी नीली आंखों को ताकना। यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करना। आप अपने आप को दोषी महसूस मत करो। वह सब क्षणिक आवेश में हुआ था। उसने मुझे सांत्वना दी। सच पूनम, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करती। उसे बाहों में भरकर मैंने भीगे स्वर में कहा। पति पत्नी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि एक झटके में टूट जाए। पूरे 30 साल गुजारे हैं आपके साथ। कॉफ़ी हाउस वाली घटना को देखकर लगा कि शायद आप भटक गए हों, लेकिन जब आपकी आंखों में देखा तो उसमें सच्चाई नजर आई। शाम के 3 बजे से ही घबराहट शुरू हो गई। स्कूटी पार्क करके प्लेटफॉर्म का टिकट लेकर यूं ही स्टेशन पर टहलने लगा। चाय की स्टॉल और बुक स्टॉल दोनों ही मेरी पसंदीदा जगह थी। मैं इंतज़ार करते करते थक गया, लेकिन वह नहीं आई। मैं 8 बजे घर लौटा। हम पति पत्नी की नींद और भूख दोनों ही उड़ चुकी थी। मामला और पेचीदा होता जा रहा था। पूनम, अब क्या करें? मैंने बेचैन स्वर में पूछा। आप कुछ मत करो, वह ही संपर्क करेगी, क्योंकि ज़रूरत उसकी है। रकम उसे चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो चिढ़ जाए और वीडियो व फोटो जर्नल ऑफिस ले जाए। वह ऐसा भूल कर भी नहीं करेगी। वह शतरंज की माहिर खिलाड़ी है और जानती है अगली चाल कब और कैसे चलनी है। पूनम ने यह कहा तो इतने तनाव में होने के बावजूद मैं हंस पड़ा और बोला, लगता है अब तुमने भी अपनी कमर कस ली है उससे पंगा लेने के लिए। आप निर्दोष हो, वह ज़रूर पकड़ी जाएगी और उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। चलो अब चैन की नींद सोते हैं। 4-5 दिनों से तो ढंग से सो भी नहीं पाए हैं। सुबह पूनम ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, आप चिंता मुक्त होकर बैंक जाओ। लेकिन तभी मेरा मोबाइल नंबर बज उठा। सर, कल मैं नहीं आई क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप कोई खेल तो नहीं खेल रहे। खैर, क्यों लेट कर रहे हैं आप? नुकसान आपका ही होगा। प्लीज़ आप हमारा काम कर दीजिए, हम सब कुछ मिटा देंगे। आप भरोसा करें मुझ पर। स्वीटी, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सब कुछ डिलीट कर दोगी? हो सकता है रकम मिलने के बाद भी भविष्य में तुम मुझे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती रहो। अगर तुम इतनी बड़ी रकम मांग रही हो तो मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम उसे मानोगी तभी मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालूंगा। क्या शर्त है? फ़ोन पर नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। लेकिन आप मेरी बताई हुई जगह पर ही मुझसे मिलने आएंगे। कब, कहाँ और कितने बजे आना है यह मैं आपको मैसेज कर दूंगी, लेकिन अकेले आना और मोबाइल मत लाना और ना ही कोई होशियारी दिखाना। अगर आपने ज़रा भी स्मार्टगिरी दिखाई तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। इस बार उसका स्वर चेतावनी से भरा था। स्वीटी, जैसा तुम कहती हो वैसे ही होगा। मैं 2 लाख रुपए कैश लेकर भी आऊँगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर होगी तो वह 2 लाख तुम्हें एडवांस दे दूंगा और बाकी दूसरे दिन बैंक खुलते ही 2 लाख रुपए का दाना उसके सामने डालने का आइडिया पूनम ने इसलिए दिया था जिससे वह लालच के जाल में फंस जाए। कहीं वह नकली हुए तो? इसकी जांच के लिए तुम अपने किसी भरोसेमंद इंसान को ला सकती हो, लेकिन मैं अकेला ही आऊँगा। और हाँ, बैंक के समय पर नहीं आ सकता क्योंकि क्लोजिंग का महीना है, काम ज़्यादा है। इसलिए सुबह 9 बजे के पहले या शाम 5 बजे के बाद। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। पूनम, कहीं ये CID गिरी करते करते हम लोग ही न फंस जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं वह 2 लाख रुपए लेकर ही रफू चक्कर हो गई तो? इस समय उसके दिमाग में 2 लाख रुपए नहीं 20 लाख रुपए फीड हैं, इसलिए वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। शाम को उसका मैसेज आ गया। इस बार उसने एक मंदिर में रात 9 बजे बुलाया था। एक छोटे से कैरी बैग में रुपए रखकर
मैं मंदिर चला गया। मंदिर में भीड़ ठीक ठाक थी। मंदिर के बाहर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई। मैं मंदिर के अंदर गया तो वहाँ एक कोने में आंखें मूंदकर प्रार्थना सी करती बैठी थी वहाँ एक पुजारी भी बैठा था। इक्का टुक्का लोग वहाँ थे। अकेले आए हो? आंखें बंद किए ही उसने पूछा। हाँ। मोबाइल लाए हो? नहीं। सामान लाए हो? हाँ। तो फिर उसकी झलक दिखाओ। पहले मेरी शर्त सुनो, अगर मानोगी तभी सामान मिलेगा। मैंने साहसापूर्वक कहा। क्या शर्त है? तुमने धोखे से मेरा वीडियो बनाया है, फ़ोटो खींचे हैं। अब मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों होंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलना है। ये कैसी बेहुदा शर्त है? वह उत्तेजित स्वर में बोली। अगर नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं, मैं अपना सामान वापस ले जाता हूँ और तुम जो करना चाहो करती रहना। ये कहते वक्त मेरे पसीना आ गया, क्योंकि पूनम ने बोला था। ये सब कहने के लिए तीर निशाने पर लगा, पर वह नरम हो गई। क्या बोलना है? उसमें तुम कुछ मुझसे कहोगी। सर, मेरे ब्यूटी पार्लर के लिए 5 लाख रुपए का लोन पास करा दीजिए। और मैं कहूँगा आपका लोन पास नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके आधार पर हम आपको लोन दें। लेकिन सर, मेरे पास आपको रिश्वत देते हुए फ़ोटो है जो मैंने धोखे से खिंचवाए, साथ ही एक वीडियो भी है। इन्हें आपके जोनल ऑफिस में ले जाकर आपके खिलाफ़ शिकायत कर दूंगी कि आपने मेरा लोन पास करवाने के एवज में मुझसे रिश्वत मांगी थी। आपकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहेंगे। बस स्वीटी, तुम्हें इतना ही बोलना है। ऐसा करने के पीछे आपका मकसद क्या है? अगर शर्त मानने के बाद भी मैं तो तुम्हारा सामान ना दूं, यानी तुम्हारे साथ धोखा करूं, तो तुम तुरंत मेरी शिकायत कर देना। और अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया, यानी पूरा माल डकारने के बाद भी मुझे ब्लैकमेल किया, तो मैं इस वीडियो के सहारे कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। फंसोगी तुम भी। मुझे अपनी नौकरी और बदनामी का डर है, और तुम्हें पैसे प्यारे हैं। इसलिए अगर हम दोनों ही पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें तो फ़ायदा हम दोनों का ही है। काम हो जाने के बाद हम दोनों सब कुछ डिलीट कर देंगे और फिर से अजनबी हो जाएंगे। मुझे सोचने का समय दो। नहीं, अब समय नहीं है, जल्दी जवाब दो, हाँ या ना। मैं अगर हाँ है तो ये सामान रखो पेशगी के तौर पर। यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ, कहकर वह बाहर चली गई। और वहाँ बैठा पुजारी मुझे घूरने लगा। क्या बात है पंडित जी? कुछ नहीं बच्चा, देख रहा हूँ तुम इतनी देर से मंदिर में क्या कर रहे हो। अगर पूजा हो गई हो तो घर जाओ, जब मन करेगा तब चला जाऊँगा। मैंने रूखा सा जवाब दिया। मन में आया कह दूँ, तू क्यों यहाँ चढ़े हुए फल, मिठाई, मेवा और रुपए पर अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है। 10 मिनट बाद स्वीटी आ गई और इसी स्थान पर पूर्व की तरह ध्यान मग्न होकर बैठ गई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, तो फिर कल सुबह किसी जगह पर वीडियो बना लेते हैं और फिर बैंक जाते ही तुम्हारा सामान ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। काम की जगह मैं ही तय करूंगी और आपको मैसेज कर दूंगी। जो अभी सामान लाए हो वह सामने बैठे पुजारी जी को बैग सहित सौंप दो। मैंने आश्चर्य से उस पुजारी को देखा तो वह कुटिलता से मुस्कुरा पड़ा। उसे बैग सौंप कर जैसे ही मुड़ा, वह बोला, शुद्धता की जांच होने के बाद जाइए। मैं ठिठक कर रुक गया। थोड़ी देर के बाद कुछ मिनटों में ही पुजारी का स्वर गूंजा। भक्तगणों, सब शुद्ध मन से प्रार्थना करो, सब शुद्ध है। ये सुनकर मैं चल पड़ा। घर पहुंचकर पूनम से बोला, उसने मेरी शर्त मान ली है, लेकिन मुझे लगता है कहीं वह घर जाकर अपना इरादा न बदल दे और 2 लाख रुपए हड़प कर जाए। आप निश्चिंत रहो, वह शर्त ज़रूर पूरी करेगी, क्योंकि उसे 2 लाख रुपए का दाना मिल चुका है और बाकी 18 लाख रुपए उसकी आंखों के सामने नाच रहे हैं। बस उसके SMS का इंतज़ार करो। उसका SMS आ गया। सुबह उसकी तय की गई जगह पर वीडियो बना ली और उसको बाकी 18 लाख रुपए की रकम बैंक पहुंचते ही उसके अकाउंट में डालने को कहकर मैं तुरंत अपनी पूर्व योजना अनुसार टैक्सी से अपने जोनल ऑफिस दिल्ली के लिए निकल पड़ा और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। ऑफिस पहुंचते ही ZM साहब से मिलने की स्लिप लगा दी। शीघ्र ही उनसे मुलाकात हो गई। सर, एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि मैंने उसका अयोग्य लोन पास नहीं किया है, कहते हुए मैंने वह वीडियो और फ़ोटो दिखा दी। इन फ़ोटो में तो आप क्लियर नोट लेते हुए दिख रहे हो। सर, ये लड़की बेहद शातिर दिमाग है। ये नोटों की गड्डियाँ मुझे देती हुई बोली थी, आप चेक करके बता दीजिए ये असली हैं या नकली।
क्योंकि आप बैंक में हैं। वीडियो देखते ही जेडीएम साहब भड़क गए। मिस्टर दीपक, आप बैंक में गरिमा में पद पर आसीन हैं और ऐसी अशोभनीय हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सर, जब विजिट के लिए मैं उसके घर गया तब उसने कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया कि मुझे खुद ही होश नहीं रहा, मैंने सफाई देते हुए कहा। फिर भी गलती आपकी है। आप विजिट करने गए थे या कोल्ड ड्रिंक पीने? सर, मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो सामने वाला चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक तो हमारे लाख मना करने के बावजूद पिलाता है। सर, इस प्रकरण में अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मैं सज़ा और बदनामी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक जिम्मेदार बैंक मैनेजर होने के नाते मैंने उसका काम नहीं किया जो हमारी बैंक नीति के खिलाफ था। मैंने भी पूरी सतर्कता बरतते हुए एक ऐसा वीडियो बना लिया है जिससे शायद मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। वीडियो देखकर वे बोले, अगर वह लड़की आपके खिलाफ शिकायत करती है तो शायद ये वीडियो आपके फेवर में काम करे। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, इस मामले में आपने भी बड़ी होशियारी दिखाई है। क्या करें सर, जब से इंटरनेट युग की शुरुआत हुई है तब से हर इंसान सजग और स्मार्ट हो गया है। बैंक मैनेजर की व्यवस्था कोई नहीं समझता। बैंक मैनेजर बैंक में तलवार की धार के नीचे काम करता है, क्योंकि कोई भी जालसाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड और डकैती जैसे संगीन अपराध होते हैं तो सबसे पहले शक की सुई बैंक मैनेजर पर ही ठहरती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं बैंक मैनेजर के पद पर भी रह चुका हूं। अगर वह लड़की आपके खिलाफ शिकायत करती है तो जांच कमेटी बैठेगी और वही फैसला करेगी कि दोषी कौन है, आप या वह लड़की। सर, वह लड़की शिकायत ज़रूर करेगी, क्योंकि उसके अकाउंट में जब पैसा नहीं आएगा तब वह मुझे फ़ोन करेगी और मैं पैसा देने से साफ इनकार कर दूंगा। ऐसे में वह तिल मिलाकर मेरे खिलाफ शिकायत करेगी। मैं शाम तक घर वापस आ गया, मोबाइल ऑन किया तो देखा उसकी 50 मिस्ड कॉल थी। उसका फ़ोन आ गया। सर, क्या बात है, सुबह से आपका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और सामान अभी तक ठिकाने पर भी नहीं पहुंचा और न अब कभी पहुंचेगा। तुम्हें जो करना है करो, मैंने कड़क स्वर में कहा। आपको अपनी शर्त याद है ना? मैं आपको रात भर का समय दे रही हूँ सोचने के लिए। सुबह बैंक खुलते ही मेरा काम कर देना, नहीं तो क्या करोगी? वह तो आपको भी पता है कि मैं क्या करूँगी। आपने मेरे साथ धोखा किया है, अब आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वह जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ी। थोड़े दिनों बाद जोनल ऑफिस से फ़ोन आया। जांच कमेटी में मैं निर्दोष साबित हो गया। मुझे गहरी साजिश के तहत फंसाया गया था। सब पूर्व नियोजित योजना के अनुसार रचा हुआ षड्यंत्र था। वह वीडियो और फोटो भी उसी साजिश के हिस्सा थे। ये सब स्वयं मुख्य आरोपी ने स्वीकार किया था। मुख्य आरोपी के साथ साथ इसमें संलग्न सभी सहयोगी अपराधियों को भी सजा हुई। वह वीडियो और फोटो सब डिलीट कर दिए गए। मेरे द्वारा साहसिक कदम उठाने की भी सराहना हुई कि मैंने अपनी नौकरी और बदनामी की परवाह न करते हुए एक जिम्मेदार बैंक मैनेजर का फ़र्ज अदा किया और जोनल ऑफिस में जाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया। इन सब का मुख्य आरोपी कौन था, स्वीटी, उसकी माँ या कोई अन्य, यह एक रहस्य था और मेरे लिए एक जिज्ञासा भी। मैं खुद को रोक ना सका और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर मुझे स्वीटी के बारे में डिटेल में पता करना था। सब इंस्पेक्टर शर्मा जी ने बताया, ये आगरा के नहीं बल्कि मानगढ़ के पास एक गांव के हैं। माता पिता का देहांत एक बस दुर्घटना में हो गया है। स्वीटी चाचा चाची के साथ पली बढ़ी है। स्वीटी अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ भागकर मानगढ़ आ गई। यहाँ साहिल एक किराने की दुकान पर काम करने लगा और स्वीटी ब्यूटी पार्लर का काम सीखने लगी। इनका गुजारा मुश्किल से होता था। ब्यूटी पार्लर वाली आंटी ने ही पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता बताया और उन्हें 50% का साझेदार बनाया। आपसे बैंक में मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लोन, माँ की बीमारी, गहने गिरवी रखवाना, धोखे से वीडियो और फोटो की कहानी सब सोची समझी साजिश थी। मंदिर का पुजारी बना साहिल ही था और उसकी माँ के किरदार में वह पार्लर वाली आंटी थी। मैं घर लौट आया और अपनी पत्नी पूनम के पैरों पर गिर पड़ा। आज सच में उसके अंदर मुझे एक देवी के गुण दिख रहे थे। पूनम यदि मुझ पर विश्वास न करती तो शायद मैं लुट चुका होता। अरे अरे, पीछे हटती हुई पूनम बोली, पाप चढ़ेगा मुझ पर। मेरे श्रीमान जी, स्त्री का सौंदर्य पुरुष की कमजोरी है, इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि ज़माना ठीक नहीं है। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। पूनम की आंखें भली ही नीली पीली नहीं हैं, लेकिन उसके चेहरे पे विश्वास और अपनत्व का नूर चमकता है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।